दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम आपके समक्ष सिंहासन बतीसी के 4 एपिसोड प्रस्तुत कर चुके हैं। हमें आशा है हमारी प्रस्तुतियां आपको रोचक लगी होंगी। हमारा अथक प्रयास रहेगा कि हम अपनी सभी प्रस्तुतियां आपकी आशाओं के अनुरूप निकलें। जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको हम सिंहासन बतीसी के बारे में बस इतना ही बताना चाहेंगे कि सिंहासन बतीसी राजा भोज द्वारा राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने की लालसा के बारे में बड़ी ही रोचक खींचातानी है। जब भी राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ते, राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर जड़ित 32 पुतलियों में से एक एक करके आगे आ जाती हैं और राजा भोज के समक्ष राजा विक्रमादित्य की अनगिनत खूबियों की झड़ी सी लगा देती हैं और पूछती हैं कि क्या राजा भोज, आप में वो गुण हैं जो राजा विक्रमादित्य में थे? यदि हाँ, तो राजा भोज सिंहासन पर बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। अभी तक राजा भोज 4 पुतलियों का सामना कर चुके हैं और अब 5वीं पुतली, जिसका नाम लीलावती है, राजा भोज को संबोधित करती है। राजा भोज, मुझे लगता है कि सिंहासन पर बैठने की आपको बहुत जल्दी है, पर सिंहासन ग्रहण करने से पहले आपको मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। अब तुम भी पूछ लो अपने प्रश्न, लीलावती, राजा भोज ने झुंझलाते हुए कहा। ना ना ना, लीलावती ने कहा, प्रश्नों के उत्तर तो आपको देने ही होंगे राजन। इससे पहले राजा भोज कुछ कहते, लीलावती ने कहना शुरू कर दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में 2 व्यक्तियों ने आकर अभिवादन किया। राजा ने जब उनसे उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, वैसे तो हम दोनों दोस्त हैं, परंतु हम एक बिंदु पर अलग अलग विचार रखते हैं। एक का कहना है कि भाग्य बड़ा होता है और दूसरे का कहना है कि कर्म। राजन, आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे विचारों के द्वंद्व का तर्कपूर्वक समाधान करें। राजा विक्रमादित्य ने विचार करने के बाद उन दोनों को 6 महीने के पश्चात आने को कहा। अब रहा विक्रमादित्य इस चिंता में पड़ गए कि किस प्रकार पता चले कि भाग्य बड़ा है या कर्म। इसी उधेड़ बुन में राजा महल छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते वो ऐसे राज्य में पहुंच गए जो अत्यंत सुंदर था और वहां के लोग बहुत खुश दिखाई दिए। अचानक एक व्यक्ति ने उनको टोकते हुए कहा, लगता है आप इस नगर में नए हो। राजा ने कहा, ठीक कह रहे हैं बंधु, मेरा नाम विक्रम है और मैं धारा नगरी से आया हूँ। ये नगर मुझे सुंदर लगा, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। राजा से मिलकर किसी काम को पाने की चेष्टा करता हूँ ताकि मुझे कम से कम 1000 रुपया प्रतिदिन तो मिल पाए। 1000 रुपया प्रतिदिन? ये तो बहुत ज्यादा है, उस व्यक्ति ने कहा। क्या तुम में कोई विशेष बात है जो इतना वेतन पाने की इच्छा रखते हो? विक्रम ने कहा कि मैं किसी भी मुसीबत के समय काम आ सकता हूँ। तो ठीक है, अगर तुम किसी भी कठिन समय में काम आ सकते हो तो मैं तुम्हें 2000 रुपये प्रतिदिन देने के हिसाब से वेतन दूंगा। तुम मेरे लिए काम करोगे? राजा विक्रमादित्य ने उस व्यक्ति की नौकरी स्वीकार कर उसका काम करने लगा। विक्रम को जो भी वेतन मिलता वो सब गरीब लोगों में बांट देता और अपने लिए केवल भोजन खरीदने के लिए पैसे बचाता। एक दिन जब रात को विक्रम भोजन करने के लिए बैठा ही था कि एक योगी ने आकर उससे भोजन मांगा। विक्रम ने अपने आगे रखे भोजन को उस योगी को दे दिया और स्वयं भूखा सोने के लिए चला गया। लेटते ही उसने सोचा कि मैंने कर्म तो किया और मुझे फल भी मिला, इसके बावजूद खाना नहीं खा पाया क्योंकि वो खाना मेरे भाग्य में था ही नहीं। चलो, कर्म करने से धर्म तो मिला। एक दिन वो सेठ जिसके यहाँ विक्रम काम करता था, उसने विक्रम से कहा कि वो विदेश जाना चाहता है, तो क्या वो उसके साथ चलेगा? विक्रम ने तुरंत हाँ कर दी। सेठ और विक्रम दोनों समुद्री जहाज से सफर कर रहे थे कि अचानक भयंकर तूफान में जहाज फंस गया। डर के मारे जहाज में सवार सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद कूद कर अपनी जान बचाने का रास्ता तलाश करने लगे। जहाज तूफान में ऐसे फंस गया
कि एक ही जगह चक्कर लगाने लगा। जहाज पर अब केवल विक्रम और वो सेठ ही बचे थे। सेठ ने कहा था, विक्रम, तुमने बताया था कि तुम कठिन समय में काम आ सकते हो। अब तुम कुछ करो ताकि हमारी जान बच सके। सुनते ही विक्रम तुरंत रस्सा पकड़कर समुद्र में उतर गया। उसने देखा कि जहाज का लंगर गिर गया है। उसी कारण वो आगे नहीं बढ़ रहा। विक्रम ने अपनी समस्त शक्ति लगा दी, परंतु लंगर उठाना आसान नहीं था। विक्रम जब असफल हो गया तो सेठ ने ऊपर से लंगर काट दिया। लंगर के कटते ही जहाज आगे बढ़ गया और विक्रम पीछे रह गया। थोड़ी दूर जाते ही जहाज एक चट्टान से टकरा गया और नष्ट हो गया। विक्रम ने सोचा कि भाग्य ने उसका साथ दिया और वो बच गया। अगले ही क्षण उसके मन में विचार आया, अगर वो अपने कर्म के लिए जहाज से नीचे नहीं उतरता तो वो भी जहाज और सेठ के साथ समाप्त हो जाता। किसी तरह वो तैरते तैरते समुद्र के किनारे लगा। किनारे पर पहुंचते ही उसने चलना शुरू किया तो एक बहुत ही खूबसूरत नगर में पहुंच गया। विक्रम की हैरानी की सीमा ही नहीं रही जब वो महल के द्वार पर एक शिलापट्टी पर लिखा देखता है, सिंह देश की राजकुमारी सिंहावती को अपने पति के रूप में विक्रमादित्य की प्रतीक्षा है। वो चलता चलता राजकुमारी के शयन कक्ष तक पहुंच गया। वहां उसने एक अति सुंदर राजकुमारी सिंहावती को देखा जो गहरी नींद में सो रही थी। जब वो शयन कक्ष में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि राजकुमारी जग गई। विक्रम ने अपना परिचय दिया, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। किसी प्रश्न के उत्तर की तलाश में मैं यहाँ तक आ गया हूँ। विक्रम का परिचय पाकर राजकुमारी की प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रही। विक्रम राजकुमारी की सुंदरता पर मुग्ध हो गया। उसने सोचा, हो न हो मेरे भाग्य में ये राजकुमारी ही मेरी पत्नी बनकर आई है। विक्रम और राजकुमारी का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। एक दिन राजकुमारी की दासी ने विक्रम को अकेला पाकर बताया कि वह दासी जरूर है, पर वो विक्रम को राजकुमारी से अधिक प्रेम करती है। दासी ने उसे बताया कि इस समय वो परिलोक में है, केवल वो ही उसको वहां से निकाल सकती है। यहाँ पर केवल जादू ही जादू है। यहाँ से केवल वो ही उसको निकालने में सहायता कर सकती है। विक्रम ने जब पूछा कि कैसे, तो उसने उसको बताया कि यहाँ अस्तबल में एक विशेष घोड़ी है जो आपको यहाँ से निकाल सकती है। विक्रम ने दासी की बात को ध्यान से सुना और बोला, तुम जो कुछ बता रही हो मुझे सत्य प्रतीत होता है, परंतु ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? विक्रम के चेहरे पर असमंजस के भाव उभर आए थे। विक्रम, मैंने जब से आपको देखा है मन ही मन आपको चाहने लगी हूँ, परंतु मेरा प्रेम स्वार्थी प्रेम नहीं। एक दिन विक्रम ने राजकुमारी से शिकार खेलने की इच्छा प्रकट की। विक्रम घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए जंगल की ओर चला गया। यह सिलसिला रोज रोज चलता रहा और एक दिन विक्रम की इच्छा पूरी हो गई और उसे वो वांछित घोड़ी मिल गई। विक्रम जो ही उस घोड़ी पर सवार हुआ, घोड़ी हवा में बातें करने लगी। घोड़ी ने कुछ समय में ही विक्रम को उस जादुई नगर से निकालकर एक जंगल में छोड़ दिया और वापस चली गई। जंगल में उसने देखा कि एक योगी अपनी आंखें बंद किए उपासना में लीन है। योगी ने जब अपनी आंखें खोली तो पूछा कि तुम कौन हो? विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, योगी महाराज, मेरा नाम विक्रम है और मैं धारा नगरी का रहने वाला हूँ और अभी अभी एक मुसीबत से छूटकर आ रहा हूँ। योगी ने विक्रम की बात सुनकर विक्रम को एक माला और एक छड़ी प्रदान की और साथ में कहा, ये अद्भुत छड़ी है और ये माला पहनते ही तुम अदृश्य हो जाओगे। तुम लोगों को देख सकोगे और कोई दूसरा तुम्हें नहीं। विक्रम ने योगी को प्रणाम किया और वहां से चल दिया। चलते चलते विक्रम ने सोचा कि मैंने कर्म किया और घोड़ी के द्वारा उस जादू नगरी से निकलने में सफल हुआ, इस कारण कर्म बड़ा हुआ और योगी द्वारा दी गई छड़ी और माला भाग्य की बात है। विक्रम वहां से बड़ा ही था और अपने राज्य में कदम रखना ही चाहता था कि उसको दो व्यक्ति, जिसमें से एक ब्राह्मण और दूसरा जाट, सामने आ गए और कहा, महाराज, हम बहुत दूर से आए हैं और हम आपसे मिलना चाहते थे। विक्रम ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना। उन दोनों का कष्ट दूर करने के उद्देश्य से विक्रम ने योगी द्वारा दी गई छड़ी और माला उस ब्राह्मण और जाट को दे दी
और उनके गुणों से उन दोनों को परिचित करवा दिया। उनके जाने के पश्चात विक्रम ने सोचा कि मैंने छड़ी और माला अपने भाग्य से पाई थी और वो दो व्यक्ति अपने कर्मानुसार मुझसे ले गए। अतः कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और सदा साथ साथ चलते हैं। इसलिए कर्म के बिना भाग्य और भाग्य के बिना कर्म अधूरे हैं। अपने राज्य में पहुंचकर विक्रम ने उन दोनों व्यक्तियों को दरबार में बुलवाया जिनको उसने 6 महीने बाद आने के लिए कहा था। उनसे कहा, कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जब दोनों साथ मिलकर चलते हैं तो मनुष्य सफल होता है। इस कथा को सुनाकर पुतली शांत हो गई। इस प्रकार आज का मुहूर्त भी बीत गया और राजा भोज की सिंहासन पर बैठने की लालसा पूरी न हो सकी। राजा भोज छठे दिन सिंहासन की ओर कदम बढ़ाने ही लगे थे कि छठी पुतली रमा भामा ने राजा भोज का रास्ता रोक लिया। अब आगे क्या होगा, ये तो हम आपको अपने अगले एपिसोड में ही बता पाएंगे। हमें विश्वास है कि आपको हमारी ये श्रृंखला पसंद आ रही होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।